रतनपुर नाम के गांव में रोहित और सुंदर नाम के दो विद्यार्थी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों में रोहित गरीब परिवार से था और सुंदर अमीर परिवार का था। उस गांव में पाठशाला नहीं रहने के कारण दोनों दूसरे गांव में पैदल ही पढ़े थे। रोहित के पिताजी को लकवा मारने के कारण उनके दोनों पैर सुन्न हो गए थे और वे पढ़ते। रोहित की माँ खेती बाड़ी कर उस परिवार को चलाती थी और बहुत मेहनत करती थी। इसके साथ साथ वो मेहनत मजदूरी भी करती थी और आराम भी नहीं करती थी। दिन भर बाहर काम करके घर लौटती थी और अपने पति और बच्चे के सेवा में लग जाती थी। अपने परिवार के लिए बेचारी सुभद्रा एक यंत्र के तरह काम करती थी। रोहित के पिता शंकर जब ठीक थे तब वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे। अपनी मेहनत की पूरी कमाई को शराब पीने में खर्च कर देता था। उसी शराब की लात से उसको लकवा मार गया और एक पैर सुन्न हो गया। उस समय उसकी पत्नी सुभद्रा को भी बहुत परेशान करता था। अभी उसका हालत बिगड़ जाने का कारण बार बार सुभद्रा से क्षमा मांगने लगा। सुभद्रा, मैंने तुम्हें बहुत बार मारा बेटा और गालियां भी दी, फिर भी तुम मेरी इतना सेवा कर रही हो। तुम कितनी अच्छी हो सुभद्रा। मैंने ही तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? सुभद्रा, क्या मुझे क्षमा कर सकती हो? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। आप में बहुत बदलाव आया है, वही बहुत है। आपके इस बदलाव के लिए मैं कब से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इस उम्र में आपका इस तरह से बिस्तर पे पड़े रहना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि आपका वैद्य करवाऊं। सुभद्रा को मन में बहुत चिंता होती थी कि किसी तरह अपने पति को ठीक करवाऊं, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने अपने बेटे रोहित को बुलाया। बगल में उसके पति शंकर भी थे। बेटा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई कर कर तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बनना है। हम इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। हाँ बेटा, माँ की बात सुनो और मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हें एक उन्नत स्थान में देखना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूंगा, तब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रोहित ने अपने माता पिता की बात को गांठ बांध लिया। पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और एक दिन की भी छुट्टी न लेकर रोज स्कूल जाने लगा। रोहित के घर में एक भैंस है। वो सुबह और शाम दोनों बार दूध देता है। सुभद्रा रोज उसे निकालती थी और रोहित उस दूध को बेचता था। उसी तरह उनके पार आधा एकड़ खेत थी। सुभद्रा उसमें तरह तरह की सब्जी उगाती थी। रोहित सुबह 5 बजे उठकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता था। उसके बाद माँ बेटे दोनों जाकर भैंस के लिए हरी घास लेकर आते थे। अपने खेत में उगे हुए सब्जियों को भी काट कर एक टोकरी में लाते थे। तब तक रोहित का स्कूल जाने का जाता था। सुभद्रा जल्दी जल्दी खाना बनाकर रोहित को परोसकर खुद भी खाकर काम के लिए निकल जाती थी। रोहित स्कूल चला जाता। शंकर चल नहीं पाता था, इसीलिए वो अकेले पर पड़ा रहता था। शाम को घर लौटते ही माँ बेटे दोनों खेत से लाए सब्जियों को बेचने जाते थे। तब तक शाम हो जाता था। उसके बाद रोहित अपने माँ के साथ लकड़ियां काट कर लाता था। उसके बाद दिए की रोशनी में पड़ता था। उसकी माँ खाना बनाती थी। तीनों मिलकर भोजन करते थे। रोहित रात को 11 बजे तक पढ़ाई करके सोता था। इस तरह से रोहित इधर काम में और उधर पढ़ाई में आगे रहता था। इम्तिहान में अच्छे अंकों में आता था। हर समय चुस्त पुस्त रहता था।
उसे देखकर उसका दोस्त सुंदर पूछता था, तुम इतना काम कर कर अच्छी पढ़ाई कैसे कर लेते हो? मन लगाकर कोई भी काम करने से उसका अच्छे फल ही मिलता है। पढ़ाई के विषय में भी। रोहित को देखकर सुंदर आश्चर्यचकित हो जाता था। उसकी चुस्ती को देखकर सुंदर को जलन हो। सुंदर के पिताजी उस गांव के मुखिया थे। वे लोग बहुत अमीर थे। उसके पास बहुत धन दौलत था। उनके घर में बहुत काम वाले रहते थे। सुंदर उनका लाडला बेटा था। रोज उनके घर में तरह तरह के पकवान बनाते थे। सुंदर को उस घर में कोई काम नहीं रहता था। सब कुछ नौकर ही कर देते थे। पढ़ने के लिए बहुत समय रहता था, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हर समय खेलता और सोता रहता था। स्कूल जाने के लिए उसके पिता ने उसके लिए एक साइकिल खरीदा। अच्छे अच्छे कपड़े और जेब भर के पैसे देते थे, फिर भी पढ़ाई में पीछे रह जाता था। रोहित से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो उसकी बात नहीं थी। रोहित को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वह फटे कपड़ों में ही आता था। वो रोज मिर्ची भात लेकर आता था। उसे देखकर सुंदर को घिन आती थी। चीची, ऐसा गंदे कपड़े पहनकर ऐसा भोजन करने के बजाय अच्छे से नहीं रह सकते क्या? दोस्त, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए हमें ऐसा ही रहना पड़ता है। फिर भी गरीबी पढ़ाई के लिए विघ्न नहीं है। सुंदर को रोहित की गरीबी पर घिन आती थी। उसे वह अपने घर के नौकरों से तुलना करता था। रोहित किसी भी तरह से मेरी बराबरी नहीं कर सकता। केवल पढ़ाई के सिवा, ऐसा घमंडी सुंदर सोचता था। सुंदर अपने तरह अमीर वेंकट के साथ दोस्ती करता रहा। स्कूल को छोड़ने के बाद वेंकट दूसरी तरफ से अपने घर चला जाता था। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण सुंदर को रोहित के साथ ही वापस घर जाना पड़ता था। दोस्त, मैं अपनी साइकिल पर चल जाता हूँ, तुम पैदल चले आना, ठीक है? इस तरह सुंदर अपनी साइकिल पर चला जाता था। फिर भी रोहित कभी इस बात को मन में था। एक दिन सुंदर साइकिल से आते हुए गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। रोहित उसे अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवाकर उसे वापस घर ले जाता है। घायल होने के कारण सुंदर को एक सप्ताह तक स्कूल नहीं जाना पड़ा। रोहित रोज स्कूल से वापस आते समय सुंदर के घर जाकर हालचाल पूछता था। तुम्हारे घर में तो बहुत नौकर चाकर है, तुम लोग बहुत अमीर भी हो ना? हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे तरह के बहुत परिवार हमारे घर के अंदर जी रही हैं। अगर पैदा ही होना है तो हमारे जैसे अमीर घर में ही पैदा होना चाहिए। सुंदर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस तरह सुंदर अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करता था। हर समय रोहित को नीचा दिखाता रहता था। सुंदर के घायल होने की बात रोहित के द्वारा सुनकर भी वेंकट एक बार भी सुंदर से मिलने नहीं गया। सुंदर के खबर भेजने से ही वेंकट उसे देखने गया। वेंकट उसे देखकर तुरंत चला गया। सुभद्रा भैंस के दूध बेचकर आने वाले पैसों को खर्चा किए बिना एक जगह जमा करने लगी। उन पैसों से अपने पति की इलाज करवाना चाहती थी। उन पैसों से एक आयुर्वेद वैद्य को बुलाकर इलाज करवाने लगी। कुछ ही दिनों में शंकर की हालत सुधर गई और वो चल फिरने लगा। इससे सुभद्रा और रोहित बहुत खुश हो गए। आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर से उन गलत आदतों को अपनाएं। अब से मैं तुम दोनों को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन शराब पीने नहीं जाऊंगा। अपने पति में ऐसा बदलाव देखकर सुभद्रा भी समाई। उस दिन से शंकर बहुत मेहनत करने लगा। रोहित अपने माता पिता के दुख देखकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देने लगा। उस साल रोहित मंडल स्थाई में पहला स्थान पाया। तब पाठशाला के प्रधान अध्यापक उनके घर आए और ऐसा कहा, तुम्हारा बेटा हीरो है, उसे अच्छी तरह पढ़ाई है, वो जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन उसे आगे पढ़ने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है।
अभी तो कैसे तैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन इससे आगे कैसे पढ़ पाऊंगा। उसकी पढ़ाई के लिए हम कुछ भी करने का तैयार है। उसके आगे की पढ़ाई के बारे में अब ज्यादा मत सोचिए। रोहित की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि वो कल का दिया है, इसीलिए मैं उसे पढ़ाऊंगा। प्रधानोध्यापक ने ऐसा वचन दिया। एक दिन एक पत्रिका में व्यास रचना की आयोजित की गई। उस व्यास का शीर्षक था किसान की महत्व। रोहित ने अच्छा सा निबंध लिखा। सकल जन के पेट भरने वाले किसान, ऐसा शीर्षक देकर उसने निबंध लिखा। उस निबंध को प्रथम बहुमति प्राप्त हुई। इसके लिए उसे इनाम भी मिला। सुंदर का लिखा निबंध का कोई अहमियत नहीं मिला। स्कूल में भी सभी ने रोहित की प्रशंसा की। इस तरह रोहित खेल कूदने में, पढ़ाई में और गाने बजाने में भी आगे बढ़ा। दिन प्रतिदिन उसकी ज्ञान बढ़ती गई। इसे देखकर सुंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछता। दूसरे दिन से सुंदर अपने घमंड और अहंकार छोड़कर रोहित के साथ मिलजुल कर रहने लगा। इस दुनिया में महान कौन है? अच्छे रास्ते में चलने वाले और सबकी पेट भरने वाले किसान। रोहित के इस समाधान से प्रधानोपाध्याय बहुत खुश हुआ। शाबाश, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे व्यवहार भी होना चाहिए। एक जंगल में एक हिरन रहता था। उसका एक पैर नहीं था। उसे एक मृग के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। खेलने के लिए और खाने के लिए दोनों साथ जाते थे। उस जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से अच्छी तरह मिलजुल कर रहते थे। दोस्त, मुझे इस नदी में तैरने का मन कर रहा है। मुझे तुम्हारी तरह दौड़कर, उछलकर खेलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, भगवान ने मुझे एक विकलांग की तरह पैदा किया। दोस्त, तुम ऐसा उदास मत रहो। बड़ों ने कहा है, हमें अपनी कमियों को देखकर मायूस नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझे तैरना सिखाओगे? तुम्हारे तो एक पैर नहीं है ना, चारों पैरों को मारकर ही तैर सकते हैं, नहीं तो डूब जाएंगे। मुझे मालूम, तुम मुझे तैरना सिखाओ। मृग हिरन को पानी में उठाकर तैरना सिखाने लगी, लेकिन हिरन तैर नहीं सकी और पानी में डूब गई। तुरंत मृग ने हिरन को बचा लिया। देखा क्या हुआ? जो काम तुमसे नहीं होता तुम वही करना चाहते हो। अगर मैं वहां नहीं रहता तो तुम मर चुके होते। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। हिरन को देखकर जंगल में कुछ जानवर, सांप, गिद्दड़, शेर, बाज वगैरह उसकी मजाक उड़ाते थे। लंगड़े हिरन, लंगड़े हिरन। तुम्हें हमारी तरह अकड़ से पैदा होना चाहिए, लंगड़ों की तरह। ऐसे विकलांग लोग माता पिता के ऊपर बोझ होते। लंगड़े लंगड़े। उन जानवरों को इस तरह चिढ़ाने से हिरन को बहुत दुख हुआ और रोने लगा। रोते रोते वही बैठ गई। तुरंत जाकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने तुरंत जंगल के राजा सिंह से इस बारे में शिकायत की। दूसरे दिन सिंह ने एक सभा का आयोजन किया। उसने ये निर्णय लिया, उन जानवरों को 2 दिन तक अन्न और जल ना देकर उन्हें एक गुफे में बंद कर दिया। आगे से कोई भी उस हिरन के साथ ऐसा सलूक किया तो उन्हें इससे भी बड़ा दंड दिया जाएगा। इस बात को सुनकर सभी जानवरों ने सिर हिलाया। मृग समझ गया कि हिरन को तैरना बहुत पसंद है, इसीलिए वह रोज उसे अपने ऊपर बैठाकर नदी में तैरने लगा। इससे हिरन बहुत खुश हुआ, लेकिन हिरन को अपने ऊपर बहुत तरस आता था। इसीलिए रोज उस जंगल में स्थापित किया हुआ देवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती थी। देवी माँ, मुझे अपने पैर ना होने का गम नहीं है, लेकिन बाकी जानवर जो मुझे चिढ़ाते हैं उससे मुझे बहुत दुख होता है।
तुमने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया माँ? अपंगता शरीर को होता है, मन को नहीं। तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। शत्रु को भी तुम प्यार करते हो। इस जन्म के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? दो दिन के बाद बाहर आए सांप, बाज, भैंस, गीदड़ वगैरह हिरन पर बहुत गुस्से थे। हिरन उन्हें देखते ही प्यार से उनसे बात करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो मित्र। जानवरों ने उसे अनसुनी कर वहां से चले गए। दूसरे दिन मृग कहीं दिखाई नहीं दिया। हिरन बहुत चिंतित होने लगी। इस बात की खबर राजा सिंह को लगी। सिंह ने फिर से सभा का आयोजन किया। कल से मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा प्रभु। किसी को बताए बिना कहा गया होगा। मुझे तो इस लंगड़े हिरन पर ही शंका है। इन लंगड़े और अंधों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस पर विश्वास मत कीजिए महाराज। उस लंगड़े हिरन से पूछताछ कीजिए, जरूर सच कहा पता चलेगा। हाँ, उसे मार पड़ने से सब कुछ बता देगी। हिरन को पता चल गया कि वो जानवर पुरानी बातों को मन में रखकर उसके ऊपर ऐसी शिकायत कर रही है। फिर भी वो चुप बैठी रही। हाँ, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम दोनों साथ ही घूमते थे। तुम्हें बताए बिना मृग कहीं नहीं गया होगा। बताओ, मृग कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको जितना मालूम है मुझे भी उतना ही मालूम है। कल से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। उसने मृग के साथ जरूर कुछ किया। तुम दोनों में अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए तुम पर शंका कर पड़ रहा है। तुम्हें बताए बिना वह मृग कहीं नहीं जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मुझे 2 दिन के लिए मोहलत दीजिए। मुझे पूरे जंगल में उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अगर मैं नहीं ला पाते तो आप मुझे दंड दीजिए। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर मृग ना मिला तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। समझ में आया? तुम जितना भी ढूंढ लो, वहाँ मृग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। उस गुफा में उसे अन्न जल नहीं मिलेगा, जिससे वो 2 दिन में मर जाएगा। जिससे हिरन को दोषी बनाकर मरण दंड दिलाऊंगा। हिरन से पीछा छूट जाएंगे। पुरानी बातों को मन में रखते हुए सांप, भैंस, बाज और शेर ने मिलकर उस मृग को बांधकर गुफे में छुपाया। उसे अन्न पानी नहीं दिया। उस गुफा के आगे बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि वो बाहर ना आ सके। 2 दिन से कुछ न खाने से मृग बहुत कमजोर हो गया। बेचारा हिरन मृग की खोज में पूरा जंगल घूमते रहा। पूरे दिन लंगड़ाते हुए कोना कोना चांद मारा। उसे मृग उस गुफा में दिखाई दी। वहां कोई भी नहीं था। हिरन गुफा में जाकर उस मृग का रस्सी खोल दिया। इतने में शेर, गीदड़ और बाज आकर उन पर हमला बोल दिए। हिरन और मृग ने भी उन पर हमला किया। इतने में सांप ने आकर मृग को काटने की कोशिश की। हिरन आगे आकर उसने अपना लंगड़ा पैर आगे कर दिया। सांप ने उसका पैर काट दिया। मृग ने तुरंत हिरन को अपने ऊपर उठाकर बाहर की ओर दौड़ लगाई और जंगल के पत्ते लाकर उसके मुंह में डाला था कि जहर का असर ना हो सके। जहर का असर उस पैर पे होने के कारण वैद्य जिराफ ने उस पैर को काट दिया। कुछ दिन के बाद हिरन की स्वास्थ्य में सुधार आई। चलो दोस्त, हम राजा को बताते हैं कि उन दुष्ट लोगों ने मेरा अपहरण किया। उनको सजा मिलने से ही वो सुधरेंगे। मित्र, शांत हो जाओ। उन लोगों ने गलती से जो किया सो किया। इस बार हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस बात को यहीं पर भूल जाओ। सांप, गिदड़, शेर, भैंस और चील दूर से छुपकर उनकी बातों को सुन रहे थे।
उन्होंने मुझे 2 दिन तक कैद किया और खाने के लिए भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसका दोष तुम पे दिया। तुमको मालूम है? ये सच है कि उन्होंने गलती की है, इस बार उन्हें माफ कर देते हैं। अच्छाई की भी हद होती है दोस्त। हमारी अच्छाई उन्हें बेवकूफी नजर आ रही है। मुझे बचाने के लिए तुमने अपना आधा पैर भी गवा दिया। इतने में जो जानवर छुपकर उनके बातों के सुन रहे थे आकर दोनों के पैर पर गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप लोगों ने महाराजा की शिकायत नहीं की। आपकी अच्छाई के लिए आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। उस दिन से सब मिलजुल कर रहने लगे। मृग ने राजा से कहा कि वह गलती से रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में चली गई थी। कुछ दिनों में चमत्कार हुआ और हिरन का पैर वापस लौट आया। हिरन बहुत खुश हुई और देवी माता की शुक्रिया अदा की। हिरन चारों पैरों से खुशी खुशी उछलते कूदते जिंदगी बिताने लगी। आपने देखा किस तरह जाएंगे तो यहाँ भी नीम के पत्ते की दुआ दे दी जाएंगी। समझ में आया? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हम दोनों ही उसका स्वाद लेंगे। इसी तरह दोनों मच्छर रोज सबसे आंख चुराकर राजकुमारी के मंदिर में जाकर उसे तोड़ दिया। उन्हें कीचड़ खाने से उनका जी मचल रहा था। मित्र, मुझे कीचड़ खाना एकदम पसंद नहीं आ रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छी छी। मेरा भी वही हाल है। क्या करें? प्रभु की आज्ञा का पालन हमें करना ही होगा। तो क्या हम भूखे रह जाएंगे? तो क्या करें? तो हम लोग चुपचाप वहाँ जाना शुरू कर देंगे और अपना काम करके आ जाएंगे। नहीं मित्र, बड़ों की बात अनसुनी करके जाने से हमें बहुत नुकसान होगा। मालूम है? वो सब मुझे नहीं मालूम। उनकी बात रखने के लिए मैं भूखा नहीं रहना चाहता। समझ में आया? नहीं दोस्त, थोड़े दिन रुककर देखते हैं। कुछ दिनों में इस गांव में बहुत सारे जानवर और घोड़े आ रहे हैं। तब हमें खाने को बहुत मिलेगा। तब तक मैं सहन नहीं कर सकती। उस तरह वह मच्छर उसकी बात ना मानते हुए अपने दृढ़ पर अड़ी रही। पहले दोनों मच्छर साथ जाते थे, लेकिन वो अब अकेले जाने लगा। बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए एक मच्छर चुपचाप रह गई। दूसरा मच्छर रोज राजभवन बड़ों की आज्ञा का पालन ना करने का फल उस मच्छर को मिल गया।